देखिए अगर हम स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो अगर कोई यंग है, 25-30 साल का है, और वो रिस्क ले सकता है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो उसके लिए जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है वो बेटर बेस्ट है। ठीक। तो मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है। वो डिपेंड करता है, लेकिन हाँ इक्विटी ओरिएंटेड क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिटर्न अच्छा मिलता है, तो ये काफी पॉपुलर है। तो एक तरह का जो एक वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है वो आपका, तो एक एसआईपी आपकी इस म्यूचुअल फंड में होनी चाहिए। इसके बाद मान के जो कोई यंग है उसने कुछ अमाउंट हर महीने एसआईपी के लिए यहाँ से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद अभी भी कुछ सेविंग है, तो उसका जो दूसरा म्यूचुअल फंड होना चाहिए, एसआईपी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में। डेट ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ, जिसमें आपका मैक्सिमम पैसा डेट वाले में जाए। और उसका प्लस पॉइंट क्या होता है, डेट यानी कि जिसमें आपको कमिटेड रिटर्न मिलता है। जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं, तो उसमें जो आपको ब्याज है या रिटर्न मिलता है, कमिटमेंट होती है आपका जो है एक साल में 8%, आपको आप 8% मिलेगा। तो डेट में अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें जो आपका रिटर्न है वो सेफ रहता है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है कैपिटल सेफ रहती है। तो इस तरीके से दूसरी जो म्यूचुअल फंड या एसआईपी होनी चाहिए आपका डेट होती है। अब अगर किसी ने ये दोनों कर लिए हैं और फर्दर उसके पास फंड है, तो तीसरा जो उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए बैलेंस फंड। ये काफी पॉपुलर है, बैलेंस का मतलब जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का ही मिक्स होगा। तो इस तरीके जो आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहले सेफ्टी मींस द इंश्योरेंस, इसके बाद फिर म्यूचुअल फंड में, और कम से कम 3 एसआईपी होने ही चाहिए। ठीक। इसके बाद अगर किसी के पास पैसा बचता है, तो तब वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के बारे में सोच सकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उल्टा, पहले स्टॉक मार्केट में जाते हैं फिर सोचते हैं। तो ध्यान रखना, ये सिस्टमैटिक फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले सेफ्टी, फिर इन्वेस्टमेंट और फिर स्टॉक मार्केट। तो जब आप ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसका ध्यान रखना। इसके बाद सिल्वर गोल्ड में हमने बात की कि आप गोल्ड में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप बॉन्ड में डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद कहीं इन्वेस्टमेंट होना हो, बैंक में एफडी में जरूर होता है। और अगर हम बात बात करें बैंक की एफडी की, तो आपकी नॉलेज में आजकल बैंक में कितना ब्याज मिलता है एफडी पे, खासकर 6 से 8% के बीच में जनरली, तो 6 से 8% के बीच में ब्याज मिलता है। और अब कहीं हो ना हो, बैंक में तो सेविंग जरूर होती है। इसके बाद आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में क्या है कि एक जो है 10-20 लाख भी एक छोटा अमाउंट है, तो वहां पर आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए। तो आप रियल एस्टेट में करते हैं। इसके अलावा आप जानते होंगे, सुना होगा, पोस्ट ऑफिस भी होती है। तो पोस्ट ऑफिस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में सेविंग स्कीम होती है बैंक की तरह। तो ये वेरियस आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या रीजन है, अगर कोई बोलता है तो यहाँ पर कुछ रीजन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने। तो देखते हैं। सबसे पहला जो रीजन है, दैट इज लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या हो सकता है, वेरिएशंस मतलब। देखो लिक्विडिटी का जनरल जो मतलब होता है, किसी चीज को हम कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसे में। किसी का कोई चीज है, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो कितनी जल्दी कैश में आके बेच सकता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी का दो मतलब है। एक, कि आप कितनी जल्दी ट्रेड, कितनी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमने रियल एस्टेट की बात की थी, मान के चलिए किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है और उसको पैसों की जरूरत है, उसको बेचना चाहता है। तो प्रॉपर्टी में आप जानते हैं, बेचने में दिन महीने साल भर तक लग सकता है, टाइम लग सकता है उसमें। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप जो है इमीडिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एट ए टाइम बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होते हैं। तो आप बाई सेल कुछ भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर एक इस लिहाज से ट्रेडिंग के लिहाज से लिक्विडिटी होती है। दूसरा, अगर आपके पास शेयर्स हैं और आपको पैसों की जरूरत है, तो आप अपने शेयर बेचकर 2-3 दिन में आपको पैसा भी मिल जाता है। तो यहाँ पर उस लिहाज से भी लिक्विडिटी, देखिए कैश भी आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, इसका मतलब क्या हो सकता है, मतलब अलग अलग स्टॉक्स में हम एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमारा नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी, अलग अलग कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते नहीं देखिए अभी हमने बात की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से,
तो रियल एस्टेट में 10-20 लाख भी छोटा अमाउंट है। तो अगर हम स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, तो अगर किसी के पास 10 लाख है, वो तो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर किसी के पास 10 लाख नहीं है, 1 लाख ओनली है, तो भी कर सकता है। अगर 1 लाख नहीं है, ओनली 10,000 है, तो भी 1000 भी, 100 रुपया है, तो भी करता है। तो कोई पैसे का बैरियर नहीं है कि एक बड़ा अमाउंट चाहिए, आप एक इनिशियल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑपरेट अंडर अंडर हाई लेवल ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब देखिए, मान के चलिए आपने कोई शेयर खरीदा। अब आपने अगर शेयर खरीदा तो किसी ने बेचा भी होगा, लेकिन आप उस सेलर को नहीं जानते और सेलर आपको नहीं जानते। ठीक, आप तो ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रोकर को जानते हैं। तो आप सामने वाले काउंटर पार्टी को नहीं जानते हैं, फिर भी अगर आपने शेयर खरीदा है तो आपको शेयर मिल जाएंगे टाइमिंगली, और अगर किसी ने बेचा तो उसको पैसे मिल जाएंगे टाइमिंगली। तो यहाँ पर जब आप ट्रेड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो सिस्टम है, जो आपका मैकेनिज्म है, वो काफी बेटर है, बेस्ट है। तो आप निश्चिंत होकर ट्रेड कर सकते हैं कि अगर आपने जो ट्रेड किया वो पूरा होगा। ठीक, तो इस तरीके से, और एक्सचेंज हर ट्रेड की गारंटी देता है। मीन्स अगर आपने कोई ट्रेड किया है तो ट्रेड पूरा होगा, वो एक्सचेंज की गारंटी। सर, टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, कहीं कभी फिल्मों में आपने देखा हो, पुरानी फिल्मों में, आजकल भी कुछ फिल्में, कि भाई पहले स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती थी। हाँ, पेपर पेपर फॉर्म में सब। पेपर फॉर्म। लेकिन ट्रेडिंग कैसे होती थी, वो तो आपका सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल होगा, शेयर का एग्जाम्पल होगा, लेकिन ट्रेडिंग कैसे होती थी फिल्मों में पहले देखा। एक पर्टिकुलर वो जगह होती थी, वहां पे सारे जाते हैं। हाँ, तो पहले एक जगह होती थी जिसको पिट फ्लोर अगर हम बोलते थे, जहाँ पर ट्रेडिंग होती थी, और वहां पर जैसे मंडी में खरीद फरोख्त होती है ना, वैसे सेम टू सेम, जैसे फिल्म में दिखाया स्कैम 92 वगैरह में। तो अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर पे ही, लैपटॉप, इवन मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी अब अच्छी है, बढ़ गई, बेटर है, तो जो आपका ये टेक्नोलॉजी है, स्टॉक मार्केट में सबसे एडवांस और सबसे बेस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी यूज होती है इंडिया में खासकर। तो हाई रिटर्न, ये सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो आपके हिसाब से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से, मंथली और ईयरली। और अभी हमने बात की, आपने बताया कि भाई बैंक में आजकल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नियर अबाउट 6 से 8% है। तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से, मंथली और ईयरली। सो जैसे कि कोई एक पर डे के हिसाब से कोई, मतलब एक 1 लाख के किसी ने शेयर लिया आज, तो 1 लाख में अराउंड 5,000 का तो मेरे हिसाब से कॉमन ही है अच्छा। जंप होना, मतलब 5,000 का प्रॉफिट मेरे 1 lakhs पे है। तो अगर हम 5,000 को इंटू 20 भी करते हैं, क्योंकि 20 डेज 10 डेज आपका थोड़ा एनालिसिस वो भी हो सकती है, हम बोल रहे नहीं, 20 तो मानना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 22 दिन की ट्रेडिंग ओनली होती है। टोटल डे नंबर ऑफ डेज जो ट्रेडिंग लेंगे नियर अबाउट 22 दिन की रहेगी। सर 1 लाख तो, मतलब 1 लाख नहीं, सॉरी, हाँ 1 लाख तो इजीली इंसान मेरे हिसाब से कमा लेना चाहिए। तो यानी कि महीने आपने लाख रुपया लगाया, और हाँ, महीने में आप लाख रुपया रिटर्न चाहते हैं, कमा तो यानी कि सकता है, सकता है, मैंने हाँ, वो मतलब। तो जो भी, तो एक महीने में डबल, तो महीने भर में डबल हो गया ना, अगर 5,000 हाँ, डबल, तो और साल भर में। 1 लाख तो एक्चुअली मैंने कम, एटलीस्ट 5 lakhs तो होने चाहिए मेरे हिसाब से, अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो। साल भर में। नहीं, 5 lakhs, जैसे कि मैंने 1 लाख अमाउंट बोली ना इन्वेस्ट के लिए, हाँ, तो मैंने एज अ ऐसे ही मैंने बोल दिया, लेकिन मेरे सबसे एटलीस्ट 4 to 5 lakhs तो आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट, हाँ, और और उस पे रिटर्न उस पे रिटर्न जैसे कि डेली डेली 10 का तो एक्सपेक्ट, 10,000 10 का। मान लो 5 लाख रुपए लगाए और 10,000 रुपये डेली, डेली। तो 2% हो गया। हाँ, और ये डेली का, और मंथली का। मंथली का वही 5 लाख। नहीं, 2% मंथली, तो साल भर का लगा लो। 2% आपका ये डेली, तो महीने भर का 30 ट्रेडिंग सेशन है, तो कितना मान के चलोगे। और फिर साल भर का 5 लाख पे 2-3 लाख रुपए तो इंसान कमा सकता है। मतलब 50%, ढाई भी अगर मान के चलो, तो अगर लाख रुपया आप लगाते हैं, तो एंड ऑफ द मंथ एक महीने में 2.5%, 2.5 लाख, यानी कि 50%। और साल भर में 30 लाख।
30 लाख, 30 लाख का मतलब 6 टाइम ना, 5 टाइम मान लो तो 5 टाइम। अभी जैसे आपने बताया कि बैंक में नियर अबाउट 6 से 8% मान के लो बैंक में एफडी का भाव है। अगर आप लाख रुपया बैंक में एफडी करते हैं तो कितने टाइम में वो डबल होगा? 1 लाख का 2 लाख कितने टाइम? 8% का सालाना इंटरेस्ट। 10 साल के आसपास। तो 12 एक साल, 10 एक साल, 10 से 12 साल, 10 साल मान लो। ठीक, तो आपका 1 लाख 2 लाख जो है 10 साल में होगा अगर आप बैंक में एफडी करें। और आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में महीने भर में 50% और जो है यानी कि 1 लाख का 2.5 लाख एक महीने में, 5 लाख 5 लाख का 2.5 लाख, 5 लाख तो 5 लाख का 7.5 लाख आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। और साल भर में 5 टाइम, 5 लाख का 25 लाख, 5 गुना। तो अभी कम है ज्यादा है? अगर हम 5 लाख 5 गुना की बात करते हैं कि बैंक में आप एफडी करते हैं तो 5 गुना होने में उसको करीब 20 साल लग जाएंगे। ठीक, हालांकि ये एक्सपेक्टेशन हर किसी की अलग होगी, जो आपने कहा कि महीने में 50 है, तो ये अब ये कम है ज्यादा है, ये आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं ये इस बात के ऊपर रहेगा। आपके पास मान लो 5 लाख, अब आपने ये देखा कि मैं अगर 5 लाख बैंक में डालता तो मुझे साल का 8% रिटर्न सेफ्टी के साथ मिलेगा। तो 5 लाख का 8% 40,000, एक साल के बाद मुझे 5 लाख के 5,40,000 मिलेंगे, ठीक है ना। वो सेफ, लेकिन आप अगर उसको स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो कितना एक्सपेक्ट करेंगे फिर आपके ऊपर है, ठीक है ना। अब आप 5 लाख का एक मार्केट में इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो कई लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उनका पैसा 5 साल में डबल हो जाए स्टॉक मार्केट में तो बढ़िया है, क्योंकि स्टॉक आपका बैंक में तो 10 साल में हो रहा है। कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका पैसा अगर 1 से 2 साल में डबल हो जाए तो बढ़िया है, ये उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन है। कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 3 से 6 महीने में, और कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं महीने भर में। तो मार्केट में हर तरह का आपको ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है जितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही रिस्क होगा। आपका पैसा एक महीने में भी डबल हो सकता है, इस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। लेकिन आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, इवन महीना तो दूर की बात है, आपका सेम डे भी जीरो हो सकता है। आपका पैसा सेम डे डबल भी हो सकता है, लेकिन वहां पर रिस्क भी वैसा है। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना और कैसा रिस्क लेना चाहते हैं और उसके हिसाब से किस तरह की ट्रेडिंग। लेकिन ये हाई रिटर्न ये सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट में। तो आप अपने पैसे को कितना रिस्क देना चाहते हैं, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा। तो जैसे कि जो निफ्टी में कंपनीज है वो तो जैसे मोस्टली तो इतनी फ्लक्चुएशंस नहीं होती, तो जिसके पास अमाउंट बड़ी है उसका तो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है और कमा मतलब वो ज्यादा कमाता है। जैसे कि उन्होंने 5 lakhs बोला, जिसके पास 10 lakhs है और वो उसका उसका मतलब थोड़ा एनालिसिस के बाद हम ये करते हैं कि शेयर ऊपर ऊपर जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद 10 lakhs है, तो 10 lakhs का मतलब शेयर्स ले लिया उसने किसी कंपनी का निफ्टी में जो 1,000 रुपीज इसके शेयर है, तो 1,000 पे अगर 1,050 भी हो रहा है उसका, क्योंकि उसके इतने तो एनालिसिस मेरे हिसाब से सीख जाता है बंदा कि 1,000 के 1,050 किस पे हो रहे हैं। तो अगर अमाउंट बड़ी है तो फिर एक सेफ बेट नहीं हो गई है। अमाउंट बढ़िया तो ज्यादा रिस्क हो जाएगा। आपने 1,000 रुपए का शेयर खरीदा, मान के चलो आपने 1 करोड़ रुपया लगाया, ठीक, किसी ने 1 लाख रुपए लगाया, दो बंदे ए और बी, एक ने 1 लाख रुपए लगाए और एक बंदे ने 1 करोड़ रुपया लगाया, दोनों ने एक ही शेयर खरीदा और शेयर 10% भाग गया, तो 1 लाख वाले को कितना प्रॉफिट होगा? कितना प्रॉफिट होगा? 10%। 10,000। और 1 करोड़ वाले को अगर 10% बढ़ने में गिर जाए तो 1 लाख वाले को कितना लॉस होगा? 10। और बी यानी कि 1 करोड़ वाले को 10 लाख। तो आपका अमाउंट जितना बड़ा होगा ना, आपका मेंटल प्रेशर ज्यादा रहेगा। अब परसेंटेज तो सेम है, लेकिन 10 लाख छोटा अमाउंट तो नहीं है, आगे फिर तो बड़ा ही है। पॉजिटिव तो मसला नहीं है, मसला तो है नेगेटिव का। आप कहीं जा रहे हैं, रोड पे कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक लिफाफा मिला, आपने उसे उठाया, देखा, पता चला कि उसमें 2,000 की गड्डी है, 2 लाख रुपए। आपने उसका कोई दावेदार नहीं देखा, थोड़ा वेट किया, कोई नहीं मिला, तो आप ले गई।
तो आपको 2 लाख मिल गए, तो आपका 2 लाख मिलने से आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? कोई गेम चेंज हो जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है, अगर आप यंग हैं, कुछ खर्चा वर्चा कर सकते हैं, 2 लाख ही होंगे, कोई लाइफ में बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जा रहे हो और आपको 2 लाख रुपए खो जाए, तो पेन ज्यादा होगा या मिलने की खुशी ज्यादा होगी? तो स्टॉक मार्केट में जितना पैसा बड़ा होगा, उतना डर और रिस्क ज्यादा होगा। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो अमाउंट कितना है, उसका आना जाना कितना है, उसका जो है बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे impact। तो ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन हर किसी डिफर होंगी, जैसे आपने कहा, तो यहाँ पर हर तरह का आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, हर तरह का मार्केट अवेलेबल है। मतलब ऐसा होता है क्योंकि सर मैं बहुत शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ, 2 से 3 दिन का। तो 2 से 3 दिन में भी ऐसा होता है कि कुछ निफ्टी में शेयर्स जो कंपनीज लिस्टेड है वो एकदम से धड़ाम से गिर जाते क्यों नहीं करेंगे? पेटीएम का नाम सुना होगा। पेटीएम का सब ब्रांड है, सभी दुकानों में देखो तो पेटीएम है, वेल नोन ब्रांड है। लेकिन पेटीएम पिछले 3 दिन में आपका 50% गिर गया। 800 रुपए के करीब शेयर, 450 500 तक। तो किसने 1 करोड़ का लगाया होता, तो 1 करोड़ का जो है 40 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो मार्केट में यहाँ पर आपको मिलेंगे इस तरह। वो तो फिर भी इक्विटी है, अगर आप ऑप्शन में करेंगे तो क्यों भी हो सकता है एक दिन के भीतर। तो यहाँ हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। जहां पर जितना रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है, वहां पर रिस्क की, तो ध्यान रखना। तो ये हाई रिटर्न सबसे बड़ा रीजन। इसके बाद कैपिटल ग्रोथ, जाहिर सी बात है, जो आप पैसा लगा रहे हैं उसमें ग्रोथ होगी, इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके बाद डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है? ये एक बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। क्या रीजन, नाम सुना है? हैं। नाम क्या है? देखिए, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, तो कंपनी बिजनेस करती है तो प्रॉफिट हो सकता है या होगा। अगर उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है, तो आपका डिविडेंड का है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है और डिविडेंड देती है, तो आप देखेंगे हाँ यार, ये कंपनी डिविडेंड देती है, तो एक वो इनकम का पार्ट है, तो आप उस कंपनी को कंसिडर करेंगे। तो ये एक बड़ा रीजन होता था इन्वेस्टमेंट। लेकिन आजकल थोड़ा सा इसको कम कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म करते हैं, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, मैक्सिमम एक महीने के लिए। अब कंपनी डिविडेंड तब देखे ना, जब वो साल के एंड में हिसाब किताब लाएगी हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तब जाके वो डिसीजन लेगी हम डिविडेंड दें नहीं दें, कितना दें। अब साल के आखिर में कौन वेट कर रहा है? ट्रेडर। और अगर शॉर्ट फ्रेम की अगर बात करें, तो क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं 3 महीने में। अगर कंपनी 3 महीने के बेस पे देती है, तो 3 महीने भी कौन वेट कर रहा है आजकल। तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो कंसिडर जनरली नहीं करते, लेकिन ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसको डेफिनेटली कंसिडर। तो ये कुछ रीजन है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के। इसके बाद जो आप ट्रेड करेंगे, तो एक वर्ड सुनेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, क्या इसका मतलब हो सकता है, इन्वेस्टर और ट्रेडर? इन्वेस्टर दूसरों का पैसा लगा। नहीं नहीं। तो लॉन्ग टर्म का लिखा हुआ है। हम्म। देखो, ये टाइम, आपका जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उसके टाइम से जुड़ा हुआ है। अगर आप कंपेरेटिव लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टर और द इन्वेस्टमेंट। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, दैट इज ट्रेडर और द ट्रेडिंग। अब ये ट्रेडर और इन्वेस्टर, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव वर्ड है। मतलब ये कि अगर किसी ने 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई शेयर कर दिया 1 महीने के लिए, तो वो किसी के लिए लॉन्ग टर्म हो सकता है, किसी के लिए शॉर्ट टर्म। कोई ऐसा इन्वेस्टर आपका जानकर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होता है, साल 2 3 4 5 साल के लिए, तो उसके लिए देखिए मेरा कुछ भी नहीं, उसको शॉर्ट टर्म लगेगा। अब लेकिन कोई बंदा इंट्राडे करता है, एक ही दिन में करता है बाई सेल, तो उसके लिए तो 1 महीना बड़ा लंबा टाइम। तो इसलिए सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिहाज से, तो अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और उसको 1 साल से अगर पहले बेचते हैं, तो आपका शॉर्ट टर्म के दायरे में आता है, ट्रेडिंग के शॉर्ट टर्म के दायरे। और अगर हम बात करें 1 साल से ऊपर अगर आप बेचते हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म के दायरे में। तो जब आप ट्रेड करेंगे, तो इस तरीके से वर्ड आप सुनेंगे। इसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे, तो मार्केट में कुछ गलतियां होती हैं जब हम ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। किस तरह की गलतियां? हमें नॉलेज नहीं है, कोई प्लान नहीं है, हम ट्रेड स्टार्ट करें, और जाहिर सी बात है, विदाउट नॉलेज, विदाउट प्लान अगर हम कोई काम करेंगे, तो उसके फेल होने के चांस नहीं। तो स्टॉक मार्केट पैसे गेम, तो यहाँ पर रिस्क और भी बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, नॉलेज गेन करके वेल प्लान तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मार्केट में आपको स्टॉक कई सारे ऐसे देती हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले एक स्टॉक देख रहे थे, एस के नाम से, एक्शन कंस्ट्रक्शन। उस स्टॉक ने साल भर में 4 टाइम रिटर्न दिया, यानी कि 300 का शेयर वो आपका
1200 हो गया, 4 टाइम हो गया। तो यहाँ पर 10 साल में पैसा डबल हो रहा है, वो जो साल भर में 4 टाइम कर दिया। तो आपको ऐसे रिटर्न मिलेंगे। इवन साल भर भी बहुत दूर की बात है, यहाँ पर महीने भर की भीतर आपको डबल करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हर शेयर करेगा, कोई शेयर भाग गया, मूवमेंट आ गया उसमें, तो यहाँ पर हर तरह की मूवमेंट मिलेगी, यानी कि एक्सट्रीम आपको रिटर्न मिलेंगे। लेकिन ये मान के नहीं चलना चाहिए कि भाई सभी शेयर ऐसा नहीं, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं, एक एवरेज एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि भाई सहवाग ने डबल सेंचुरी मारी है वनडे में, हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो हर 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 उसमें मैच मारेगा, तो वो बेवकूफी है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं, तो इसलिए कुछ कमियां खामियां होंगी आपके पास। अब डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आपका मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे इधर से उधर कि ये शेयर खरीदो, उसमें ये न्यूज है वो है। तो ध्यान रखना, आजकल डिजिटलाइजेशन के दौर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत आसान हो गया, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो मार्केट में फेक न्यूज बहुत फैलती हैं, र्यूमर फैलते हैं। अभी हाल ही में अभी के पेटीएम का मसला चल रहा है, शायद आपने सुना पेटीएम। तो फिर मार्केट में रिमर चल रहा था कि रिलायंस पेटीएम की, फिर रिलायंस ने डिनाई किया नहीं कि हम तो ऐसा नहीं। तो मार्केट में रूमर्स फैलते हैं और फैलाए जाते हैं, तो ध्यान रखना जब आप ट्रेड करेंगे। तो ये कुछ कमियां खामी है जो अकॉर्डिंग हम कंसिडर सर करेंगे। बीच में 36% का वो दिखाया था, 50% तक आ गया क्या चीज? बीच में, मतलब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो 36% का डाउन दिखाया था उसमें। आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा ना। हाँ। हाँ, तो उसके बाद फिर दोबारा गिरा, और भी। ठीक है ना, वो तो एक दिन में गिरा था। तो जब आप ट्रेड करेंगे तो एक और वर्ड सुनेंगे, ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड एंड डिलीवरी ट्रेड। इसका मतलब क्या होगा? बाइंग साइड। अगर आप एक शेयर आज आपने खरीदा और आज ही बेच दिया, दैट इज इंट्राडे। और अगर आपने कोई शेयर आज खरीदा और उसको आगे लेके, आगे मीन्स फ्रॉम एक दिन से आगे, दैट इज डिलीवरी। आप उसको कल बेचो, परसों नरसों, एक महीने, एक साल बाद, आप तो एक दिन से आगे, दैट इज डिलीवरी। तो इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे। तो जो हमने ट्रेड, हमने भी बात की कि विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट, उनमें से काफी कैपिटल मार्केट थी। तो देखते हैं कैपिटल मार्केट क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो इस कैपिटल मार्केट के दो इंटरडिपेंडेंट सेगमेंट होते हैं। कैपिटल मार्केट के दो इंटरडिपेंडेंट सेगमेंट। तो कैपिटल मार्केट, अब आप जानते हैं कि जब कोई कंपनी फंड रेज करती है वेरी फर्स्ट टाइम पब्लिक से, तो वो क्या कहलाता है? आईपीओ। जब कोई कंपनी पहली बार आई फंड रेज करती है पब्लिक से, आईपीओ कहलाता है। तो कंपनी को कोई पैसा इकट्ठा करना है बिजनेस बढ़ाने के लिए, पब्लिक के पास जाती है, पब्लिक पैसा देती है, वो शेयर इशू करती है, तो ये आपका आईपीओ कहलाता है। तो जब इस तरीके से कोई कंपनी फंड रेज करती है, तो ये आपका क्या कहलाता है? प्राइमरी मार्केट। तो आईपीओ आता है किसी कंपनी का 3 वर्किंग डेज के लिए ओपन रहता है। तो आपको अगर वो कंपनी अच्छी लगती है तो आप उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं 3 दिन में, जब वो ओपन है। और उसके बाद वो कंपनी अपने आप को एक्सचेंज में लिस्ट करेगी। और इंडिया में 2 एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी स्टॉक मार्केट। तो इनमें लिस्ट करेगी, ठीक। मान के चलिए कंपनी जब आई, आईपीओ लाई, उसका रेट उसने 100 रुपया रखा, और 100 रुपये उसने रखा। लेकिन जब उसने एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट किया तो उसका भाव 150। आपको, आपने कहा तो बढ़िया है, हफ्ते भर के भीतर 100 रुपए की चीज 150 हो गई, 50% रिटर्न मिल रहा है। तो आप, यानी कि पब्लिक क्या करेगी? बेचेगी। अगर कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा भी। तो जब पब्लिक के बीच में आपस में वो शेयर खरीदा और बेचा जाता है एक्सचेंज में, तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सेकेंडरी मार्केट। तो इस तरीके से, तो प्राइमरी मार्केट मीन जब कोई कंपनी आईपीओ आती है, पब्लिक के बीच में और कंपनी के बीच में 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, तो वो आपका प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट जब पब्लिक के बीच में आपस में शेयर ट्रेड, से आपका। अब जो ये आईपीओ है, इसका जो प्राइस हमने यहाँ पर एग्जांपल 100 का लिया है, इस प्राइस को सेट कौन करता है? कौन करता है सेट आईपीओ का प्राइस? स्टॉक एक्सचेंज जो नहीं, वो नहीं करेगा। देखिए, कंपनी का शेयर तो कंपनी डिसाइड करेगी। तो अपने एक्सपर्ट के साथ, जो उनका एडवाइजर होगा, उसके साथ सलाह मशवरा करके वो अपना
आईपीओ का प्राइस डिसाइड। और इस आईपीओ के प्राइस डिसाइड करने के 2 तरीके होते हैं। एक कंपनी आई, उसने कहा कि भाई हमारा आईपीओ आ रहा है और इसका रेट हमने रखा 100, तो ये उसका हो गया फिक्स प्राइस, उसने एक रेट फिक्स कर, दैट इज फिक्स प्राइस। लेकिन कभी कभार कंपनी लोग कंफ्यूज होती है कि हम क्या रेट रखें, 100 रखें अपने आईपीओ का रेट, 105 रखें, 110 रखें, 115 रखें, या 120, और कंफ्यूजन है। तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक के ऊपर छोड़ देती है और पब्लिक से बोलती है कि भाई हमारे आईपीओ की जो रेंज है वो है आपका 100 से 120, तो आपको जो समझ में आ रहा है आप बिड लगा सकते हो, 100 से 120 के बीच में। तो इस तरीके से जब रेंज देती है तो उसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ज्यादातर शेयर इस तरीके से आते हैं। कभी अगर आप देखा होगा तो उसमें एक रेंज होती है, तो यह आपके ऊपर है आप किस रेट पे बिड करते हैं। इसका जो ये अब ये जो आईपीओ की बात की कि एडवाइजर, एडवाइजर जो है वो आपका मर्चेंट बैंकर होता है। तो ये आईपीओ का काम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, काफी टिपिकल होता है, काफी इसमें नॉर्म्स होते हैं, काफी कंप्लायंसेस होते हैं। तो इसका जो एक्सपर्ट है वो है आपका मर्चेंट। तो मर्चेंट बैंकर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, होता है आईपीओ में। जैसे एजुकेटिंग द एप्लीकेंट कंपनी, जो कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है उस कंपनी को अवेयर करता है क्या क्या कागजी कार्रवाई चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, उसको एजुकेट करता है। और उसके बाद उसका प्रोस्पेक्टस या डीआरएचपी, यानी कि जिसमें डिटेल होता है भाई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, क्या उसका रेट है, कितना फंड रेज कर रही है, बाकी जो डिटेलिंग है उसको जो है प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना या बनाना और उसको वेबसाइट में शो करना। इसके बाद मार्केट मेकिंग अरेंजमेंट। मार्केट मेकिंग अरेंजमेंट का मतलब कि भाई अगर मान के लिए किसी कंपनी का आईपीओ आया और आपको पता नहीं चला, तो जाहिर सी बात है अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको यानी कि पब्लिक को नहीं पता चलेगा तो पब्लिक अप्लाई कैसे करेगी, और पब्लिक कंपनी को फिर जो है पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये मार्केटिंग करते हैं जिससे कि पब्लिक अवेयर रहे और कंपनी उस कंपनी के पब्लिक उस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट काम और फर्दर ही करते हैं, दैट इज अंडर राइटिंग अरेंजमेंट। अंडर राइटिंग अरेंजमेंट का मतलब ये कि मान के लिए कंपनी ने 100 करोड़ रुपए जुटाना है, लेकिन पब्लिक ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, केवल 80 करोड़ रुपया ही पब्लिक से इकट्ठा हुआ। तो इसका मतलब जितना वो जुटाना चाहती थी उतना नहीं जुटा, तो कुछ कमी बेसी रह जाएगी और उसका काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो एक कमी बेसी रहेगी उसकी कमी को ये मर्चेंट बैंकर पूरा कर, तो 20 लाख करोड़ जो शॉर्ट हुआ उसका जो अरेंजमेंट, तो इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। तो इस तरीके से ये कुछ काम करता है, कुछ इंपोर्टेंट काम जो हम आगे जाके देखेंगे सुनेंगे। जो ये कंपनीज आईपीओ में लिस्ट होती है उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया रहता होगा? हाँ हाँ, क्राइटेरिया रहता है, बहुत टफ रहता है, इसीलिए तो मर्चेंट बैंकर होता है, उसका डॉक्यूमेंट काफी टफ होते हैं। अब इसमें पर्टिकुलर नेटवर्क। हाँ पर्टिकुलर नेटवर्क होनी चाहिए, बाकी जो आपकी और भी जो कंप्लायंस है डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से, बाकी और चीजें सब जो है तो वो अप्लाई कर पाएगा अदरवाइज। अब क्या क्या स्टेप रहते हैं इसमें आईपीओ आने में। अ कंपनी अपॉइंट्स अ मर्चेंट बैंकर, सबसे पहले कंपनी तो एक्सपर्ट अपॉइंट करेगी जो उसको गाइड करेगी, तो सबसे पहले मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करेगी। मर्चेंट बैंकर उसका प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएसपी बनाएगा जिसमें डिटेल होती है पूरी, जिसको देखकर पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगी। उस प्रोस्पेक्टस को सेबी को भेजेगा, सेबी उसको वेरीफाई करेगा और अप्रूवल देगा अगर वो ठीक है, उसके बाद ही वो अपना आईपीओ ला सकता है। और आईपीओ जो है आपका 3 वर्किंग डेज के लिए ओपन रहेगा, तो पब्लिक उसको 3 वर्किंग डेज में अप्लाई कर सकती है। आफ्टर 3 वर्किंग डेज, विद इन 14 डेज, विद इन 2 वीक, उस स्टॉक को, उस कंपनी को अपना शेयर एक्सचेंज में लिस्ट कराना। अब ये टाइम आपका 14 दिन से कम हो गया, मे बी आपका हफ्ते भर में आपका ये हो गया, तो हफ्ते भर में उसको एक्सचेंज में लिस्ट कराना। अगर इसलिए सारे आईपीओ भी पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि आईपीओ के बाद बढ़ के ही एक्सचेंज हाँ, में। वो तो डिपेंड करता है कि क्या परफॉर्मेंस है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। अब पेटीएम का देख लो, एलआईसी का देख लो। एलआईसी तो आप जाके आपका वापस उस रेट पे आए, वरना ये लंबे टाइम तक तो वो अटका हुआ था। जरूरी नहीं है, तो आपको स्टडी रिसर्च करनी पड़ेगी। अब अगर किसी कंपनी का आईपीओ आया, तो आईपीओ में क्या होता है, पब्लिक पैसे देती है, कंपनी शेयर देगी। अगर पब्लिक कोई खास इंटरेस्ट पब्लिक ने नहीं लिया, कंपनी ने जितने इशू शेयर बेचने थे या इशू करने थे उसका 90% से कम ही सब्सक्राइब हुए, तो वो आईपीओ फेल माना जाए। और अगर आईपीओ फेल हो गया तो कंपनी ने जितना पैसा इकट्ठा किया वो सब वापस कर। तो इसीलिए वो जो यहाँ पर अंडर राइटर की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है।
की जो कमी बेसी रहेगी उसको पूरा करें। तो इस तरीके से कुछ स्टेप है जो आप आगे जाके देखेंगे। जब आप ट्रेड करेंगे तो कुछ ये है वर्ड सुनेंगे, मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे अलग तरह की। तो एक रिटेल इन्वेस्टर यानी कि एक आम आदमी, वो रिटेल इन्वेस्टर कहलाएगा अगर वो 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करता है। तो एक कंपनी का आईपीओ आता है, अगर आप उसमें 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर। लेकिन मार्केट में कुछ बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं जो बड़ा पैसा लगाते हैं, जैसे एफआईआई म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस फंड है, पेंशन फंड है, अकॉर्डिंग है, जो बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं वो आपके एंकर इन्वेस्टर। अगर आप एक आम इन्वेस्टर हैं यानी कि रिटेलर हैं, आपने आईपीओ अप्लाई किया, आपको मिल गया, और एक हफ्ते के बाद वो एक्सचेंज में लिस्ट होगा। मान के चलो एक हफ्ते के अंदर, मान के चलो आपको जब वो पहले दिन लिस्ट हुआ, आपको उसी दिन अच्छा रिटर्न मिला है, मान लो 100 का 150 हो। तो आप अगर एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप अपने आईपीओ को पहले दिन ही लिस्ट के बेच सकते हो। लेकिन एंकर इन्वेस्टर पहले दिन अपने शेयर नहीं बेच सकते, क्योंकि वो बड़े इन्वेस्टर हैं, कंपनी ने उनके बेस पे कुछ बड़े काम किए हैं, बड़ी कमिटमेंट कर रखी है, तो वो 30 दिन से पहले अपने शेयर नहीं बेच सकते। ठीक, किसी आईपीओ पे अप्लाई करता है, स्टॉक्स पे नहीं। नहीं आईपीओ का मतलब ही स्टॉक हो गया ना, अच्छा। आईपीओ का मतलब ही स्टॉक हो गया। तो आप एक आम आदमी है, आपने शेयर खरीदा है, और एलआईसी ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एलआईसी बड़ा खिलाड़ी हो गया। 100 रुपए में आईपीओ आया कंपनी का, आपको भी 100 में मिला, एलआईसी को भी 100 में मिला, और एक हफ्ते में वो लिस्ट हुआ और 100 का 150 हो गया, तो आप बेच सकते हो, एलआईसी नहीं बेच सकती, क्योंकि एलआईसी बड़ा खिलाड़ी है। अच्छा। तो क्योंकि बड़ी इन्वेस्टर के बेस मैं पे अगर कंपनी, 2 लाख से ऊपर भी कोई करता है तो उसको उस पे अप्लाई नहीं एंकर इन्वेस्टर वो नहीं बेच सकता। ठीक, मैं तो जो बड़े रिटेल खिलाड़ी हैं तो रिटेलर बेच सकते हैं। रिटेलर जैसे 5 की करे 10 की करे उस पे कोई रूल नहीं है। 5-10 मतलब, जैसे कि इसमें 2 लाख की इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है ना। तो 2 लाख से नीचे वाले रिटेलर हैं वही जो है बेच सकते हैं पहले दिन। जो एंकर इन्वेस्टर है, जो बड़ा भाई यानी कि रिटेलर यानी कि 2 लाख से नीचे कर रहा है तो वो बेच सकता है पहले दिन। ठीक, अब कई लोग ऐसे हैं जो 2 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2, ढाई, 3, 4। तो एक और कैटेगरी अब है आपके पास जिसको हम एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं, एचएनआई इन्वेस्टर। तो अब आपके पास जनरली 3 इन्वेस्टर होते हैं, एक रिटेलर, एक एचएनआई और एक आपका एंकर इन्वेस्टर। ठीक, तो जो आप ट्रेड करेंगे देखिए, जनरली आप या एक आम पब्लिक आपका रिटेलर होती है। इसका जो आप ट्रेड करेंगे तो सेकेंडरी मार्केट में ये 4 की प्लेयर आप देखेंगे। सेबी, सेबी का नाम सुना होगा, क्या होता है सेबी? नहीं, फुल फॉर्म नहीं पता, बात नहीं, क्या है, कौन है, क्या करता है? सही, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का। हाँ, सेबी मीन्स द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, इसी के डायरेक्शन में मार्केट काम। उसके बाद एक्सचेंज, एक्सचेंज जो आपको ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, तो ये एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप बाई सेल करते हैं। लेकिन आपका या फिर एक आम आदमी का लाइफ टाइम में शायद ही कभी सेबी और एक्सचेंज से वास्ता, कोई लेन देन को अपना काम कर रहे हैं। इसका ब्रोकर है जिसके साथ आप 1 टू 1 इंटरेक्ट होंगे। आपको अकाउंट ओपन करना है ब्रोकर से, कोई डिस्प्यूट कोई इशू हो गया, पहले आप ब्रोकर के साथ डील करें। तो ब्रोकर ही जिसके साथ आप 1 टू 1 इंटरेक्शन। अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो आपके हिसाब से जो आप ट्रेड करते हैं या करेंगे, तो आपको कुछ अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से अकाउंट है, कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे? टाइप्स या फिर कंपनीज पूछे। नहीं, कंपनी नहीं, आप जब ट्रेड करेंगे तो आपको कुछ अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से अकाउंट होते हैं जो आपको ट्रेडिंग के लिए ओपन करने पड़ते हैं? जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको एक तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एक डीमैट अकाउंट, और एक, ये 3 अकाउंट आपको ओपन करना। ट्रेडिंग अकाउंट जिससे ट्रेड करेंगे वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जो आप शेयर खरीदते या बेचते हैं वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। मान के चलो आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे सिर्फ 100 रुपए के भाव से, तो बाय वैल्यू हो गई ₹1,00,000। आपने ये ₹1,00,000 ब्रोकर को ट्रांसफर कर, तो ये 1000 शेयर आपके अपने हो गए। तो इन शेयरों को कहीं ना कहीं संभाल कर रखोगे। तो जहां हम अपने शेयर संभाल के रखते हैं वो आपका डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट में शेयर संभाल के रखते हैं, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं वैसे ही डीमेट। अब शेयर खरीदने बेचना तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो बैंक का अकाउंट आपको ओपन, तो ये 3 अकाउंट आपके पास होने ही चाहिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं।
तो वो किसमें खुलवाना चाहिए? मेरे ज़ीरोधा में है और ठीक है, ऑनलाइन करवाया था। हाँ ठीक है, बड़ौदा बड़ा ब्रोकर है, ठीक है, अच्छा। इसके बाद क्लाइंट मीन्स हम तुम पब्लिक के अंदर, तो ये क्लाइंट थे, चार तरह के की प्लेयर जो आप मार्केट में देखते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी। इसके बाद जो आप ट्रेड करेंगे तो एक वर्ड सुनेंगे, इंडेक्स। क्या होता है इंडेक्स, सुना है? क्या होता है? कोई इंडेक्स सुना आपने, किसी इंडेक्स का नाम सुना होगा, देखा भी होगा? निफ्टी सुना है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो ये आपके इंडेक्स है। इंडेक्स मींस द इंडिकेटर व्हिच इंडिकेट समथिंग। तो इंडेक्स आपको कुछ इंडिकेट करेंगे, क्या इंडिकेट करेंगे? बाजार कैसे। तो निफ्टी बताएगा कि आज मार्केट कैसा है, बढ़ा है, गिरा है, तो आपको निफ्टी। तो निफ्टी क्या है? एक इंडेक्स है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एनएससी। और सेंसेक्स भी एक इंडेक्स है, बट वो रिप्रेजेंट किसको करता है? बीएससी। तो निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है और सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से मार्केट में बहुत सारे इंडेक्स है, बट आम आदमी जनरली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को सुनता है, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे आपका निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी आईटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप या कॉर्पोरेट। तो ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनका अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके लिहाज से इन सबको देखते हैं। तो आपके पास और भी इंडेक्सेस हैं। इसका जो आप ट्रेड करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है, आपको मार्केट में बाजार का टाइम पता होना चाहिए, कब मार्केट खुलती है और कब मार्केट बंद होती है। तो बताएं आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या है? 10 से 4। हम्म, तो सर चेंज होता है ना, कभी बहुत कुछ टाइम पहले कुछ था। देखो मार्केट का जो टाइमिंग है वो है आपका 9 बजे से लेकर 9:15 का टाइम है आपका प्री ओपनिंग कहलाता है, ठीक है ना। और इसमें कोई खास काम नहीं होता, लेकिन मेन जो टाइम है वो आपका है 9:15 से लेकर 3:30 तक। ये आपका मेन काम है। तो इसी टाइम को जो है पब्लिक जानती है और इसी में आप जनरली काम करें। इसके बाद 3:30 बजे बाजार बंद, लेकिन मार्केट थोड़ी देर के बाद फिर खुलती है 3:40 पे, और ये चलती है 4 बजे तक। इसको बोलते हैं क्लोजिंग। इसमें भी बैंक से नहीं होता। हाँ, लेकिन प्री ओपनिंग में और क्लोजिंग में काम बहुत ना के बराबर, तो ध्यान रखना, इसको अवॉइड ही करना। तो मेन काम टाइम क्या है? 9:15 से 3:30। इसको जब आप ट्रेड करेंगे तो एक वर्ड सुनेंगे, डिपॉजिटरी। क्या हो सकता है इसका मतलब डिपॉजिटरी का? नहीं नहीं। अभी हमने बात की थी कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए 3 अकाउंट रिक्वायर्ड है। कौन कौन से? ट्रेडिंग, डीमैट और बैंक। बैंक अकाउंट बैंक के पास खोलेंगे, ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ब्रोकर के पास। तो जो आपका डीमैट अकाउंट है, आप उसको ओपन तो ब्रोकर के पास करते हैं, लेकिन आपका जो डीमैट अकाउंट है जो उसको अल्टीमेटली हैंडल करता है वो डिपॉजिटरी। तो जो डीमैट अकाउंट है, आपको अगर ओपन करना ब्रोकर के पास जाओगे, लेकिन उसको हैंडल करता है डिपॉजिटरी। और इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल। नाम सुना है आपने? एनएसडीएल, सीडीएसएल देखेंगे। आपने ट्रेड अभी किया नहीं मेरे नहीं ख्याल कि से। एक भी ट्रांजेक्शन। तो अगर आप ट्रेड करते तो आपको मे बी एनएसडीएल और सीडीएसएल से मैसेज आ रहे हो, क्योंकि आपका डीमैट अकाउंट हैंडल कर रहे हो। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट के अलावा बात करें, आपने इनका नाम कहीं सुना है, देखा है? एनएसडी। एनएसडीएल, सीडीएसएल देखा होगा जरूर, जरूर देखा होगा आपने। आपका पैन नंबर होगा, पैन कार्ड होगा, तो वो पैन कार्ड का रैपर देखेंगे तो उसमें एनएसडीएल या सीडीएसएल। तो ये जो एनएसडीएल सीडीएसएल है, ये डिजिटल डाटा हैंडल करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम भी करते हैं, और तो आपका डीमैट अकाउंट यही हैंडल करता है। सर ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट एक ही नहीं हो रहता? नहीं नहीं, वाले होते हैं, वो आप एक ही जगह देखते हैं जनरली उसको, बट वो होते अलग हैं। अगर मैंने डीमैट खुलवाया तो मतलब ट्रेडिंग में खुलवाना था। नहीं नहीं, देखो
आप जब ट्रेड करने के लिए ब्रोकर के पास जाते हैं, बोलते हैं आप मुझे अकाउंट ओपन, है ना? तो अकाउंट ओपन करने का मतलब वो दोनों ही अकाउंट ओपन, ट्रेडिंग और डीमैट, लेकिन मतलब उनका अलग अलग होता है। तो आपका डीमैट अकाउंट भी होता है, और तो आप उसको देख पाते हैं, बट उनका मतलब और उनका पर्पस अलग अलग होता है। आपने भले ही ना बोला हो उससे कि डीमैट ओपन करो या ट्रेडिंग, आपने कहा मुझे अकाउंट ओपन करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो आपको दोनों अकाउंट ओपन। इसको जब आप ट्रेड करेंगे तो वर्ड सुनेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या हो सकता है इसका मतलब? मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंपनी। तो देखिए, कंपनी कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, तो मार्केट किसी कंपनी को देखने का, एनालाइज करने के अलग अलग तरीके, तो उनमें से एक तरीका आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू, और इसको निकालते कैसे हैं? कोई कंपनी है तो उसका स्टॉक का प्राइस होगा, और उसने कोई ना कोई जो है कुछ शेयर इशू कर रखे होंगे पब्लिक को। तो अगर उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को और उसके नंबर ऑफ शेयर को इनटू कर दोगे, तो आपको मार्केट वैल्यू। तो कोई कंपनी होगी छोटी, कोई कंपनी होगी बड़ी, तो आपके हिसाब से, आपकी नॉलेज में, इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है मार्केट वैल्यू? रिलायंस। रिलायंस। तो रिलायंस जो है सबसे बड़ी कंपनी है, तो कितनी उसकी वैल्यू होगी रिलायंस की? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000, 10,000, 10,000, 10,000 के बीच में। 10,000 करोड़। तो रिलायंस की जो मार्केट वैल्यू है वो है आपकी करीब करीब 20 लाख, 20 लाख। 20 लाख। तो रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है अभी। सेकंड नंबर पे कौन है? टाटा। टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, कौन सी? ठीक है। नहीं। टाटा मोटर्स। नहीं। टीसीएस का नाम सुना होगा। कंसल्टेंसी। हाँ, तो टाटा, टाटा कंसल्टेंसी, तो वो सेकंड नंबर की है। तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो करीब 15 लाख करोड़ की। फिर थर्ड नंबर पे आपका है एचडीएफसी बैंक, वो भी क्या है, करीब 13-14 करोड़ लाख करोड़ की। तो इस तरीके से टॉप कंपनियां हैं। तो सबसे बड़ी कंपनी है अभी वो आपकी रिलायंस, ठीक, और फिर बाकी और कंपनी। तो ये कंपनियां हैं, और जब आप मार्केट में किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं स्टॉक मार्केट के लिहाज से, अलग अलग तरीके से हम एनालाइज करते हैं, तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी छोटी या बड़ी है। तो जनरली हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस से देखते हैं, ठीक। तो रिलायंस जो है सबसे बड़ी कंपनी। तो ये सब चीजें हैं जो आप अपन में देखेंगे, समझेंगे। तो अगर हम आज की मार्केट की बात करें, तो आज की मार्केट एंड ऑफ द डे लगभग बराबर पे बंद हुई, केवल 1 पॉइंट यानी कि लगभग बराबर। और लेकिन सुबह अगर हम बात करें तो मार्केट तेज था, 100-150 पॉइंट प्लस था। और ड्यूरिंग द डे बाजार थोड़ा थोड़ा जो है हल्का हुआ, कम हुआ, कमजोर हुआ। और एंड में वो जो है अगर आप देखेंगे तो केवल 1 पॉइंट, देखना ना, 1 पॉइंट, तो वहीं कल की क्लोजिंग के आसपास ही बंद हुआ। तो बाजार आज ओपन तो ठीक हुआ था, 100-150 समथिंग ऊपर, लेकिन एंड ऑफ द डे लगभग वो बराबर हो गया। सर, ये जो डाटा होता है, इससे हम कंपनीज के स्टॉक्स का आइडिया लगाते हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड होगा कंपनी के स्टॉक। हाँ, तो वही हमें एनालाइज करना होता है कि स्टॉक बढ़ेगा गिरेगा, और मेन पर्पज तो वही है, स्टॉक अगर बढ़ेगा क्या। डाउन हुआ है तो इस बात का मतलब बहुत हाई चांस है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक डाउन ही गए होंगे। हाँ, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक डाउन हुआ, ठीक। तो इस तरीके से हम समझेंगे, देखेंगे। तो अभी जैसे आपने कहा, अभी आप थोड़ा सा अभी नए हैं, तो आपको अपडेट रहना है। अपडेट कैसा रहना है कि आपको जो भी न्यूज इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, वो आपको गो थ्रू करनी है। तो उसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जरिया है आपका बिजनेस न्यूज चैनल, जी बिजनेस है, सीएनबीसी है, और या बाकी वेबसाइट जो हम डिटेल में जो है एक्सप्लोर करेंगे, तो आप जो है अभी अपडेट। तो आज इतना ही करते हैं, और कल फिर कोई न्यूज़ आपको मिले सर्च करना, और कुछ मिलता है तो डिस्कस करते हैं। तो आपका स्टॉक मार्केट से जो डायरेक्ट रिलेटेड है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, पॉलिटिक्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है बड़े लेवल पे। तो आपको जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम उसको फिर कल करते हैं। तो आज तक करते हैं, मिलते हैं कल। तो मैं कोई वेबसाइट या फिर जिससे मैं नॉलेज गेन कर सकूं। moneycontrol.com अभी के लिए, मनी कंट्रोल, और फिर कल और फर्दर डिस्कस।